घर किराए पर देने वाले हो जाएं होशियार। अगर किरायानामा थाने में रजिस्टर नहीं करवाया तो आज ही करवा लें। पुलिस ने किरायानामा रजिस्टर ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी पुलिस ने बिना तस्दीक के रिहायशी किराएदारों के खिलाफ कार्रवाइयों में 51 एक्ट के तहत किराएदार किराएनामे के रजिस्ट्रेशन थाने में करवाने का पाबंद करार दिया है, जिस पर अमल ना करने पर कार्रवाइयां की गई। जी हाँ, अब तो घर किराए पर देने वाले होशियार हो जाए। अगर किरायानामा थाने में रजिस्टर नहीं करवाया तो आज ही करवा ले। पुलिस ने किरायानामा रजिस्टर ना करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी। तफसीलात के लिए बात करेंगे अनुषा जाफरी से। अनुषा, हमें अपडेट कीजिएगा इस पर। हाँ बिल्कुल, देखिए घर किराए पर देने वाले होशियार बाश, अगर किरायानामा थाने में रजिस्टर्ड नहीं करवाया तो आज ही करवा लें। पुलिस ने किरायानामा रजिस्टर्ड ना करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी है। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया है। कोरंगी पुलिस से बिना तस्दीक के रिहायशी किराएदारों के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां जो है वो शुरू कर दी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने 51 मुकदमा दर्ज करके 121 किराएदारों को जो है वो गिरफ्तार जो है वो कर लिया है। साल 2015 एक्ट के तहत किराएदार किराएनामे के रजिस्ट्रेशन थाने में करवाने के पाबंद है। पुलिस का कहना है कि सिंध पुलिस के टेंट सॉफ्टवेयर पर किराएदार के दस्तावेजात के साथ मुकम्मल तस्दीक जो है वो की जाती है। किराए पर मकान हासिल करने वाले शख्स का फिंगरप्रिंट के जरिए रिकॉर्ड भी जो है वो चेक किया जाता है। जबकि एसएसपी कोरंगी तौहीद रहमान के मुताबिक जो है वो जराइम पेशा अफराद माजी में भी इस तरह की वक्ती रिहाइश पर पकड़े जा चुके हैं और किराएदारों के साथ जो है वो मकान मालिक भी जो है वो पर भी जो मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। पुलिस का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के शहरी किसी भी वक्त जो है वो थाने में जो है वो किरायानामा जो है वो जमा करा सकते हैं। अगर हम बात कर लें कि कितने अब तक जो है वो मुकदमा जो है वो दर्ज किए गए हैं तो लांडी में जो है वो 12 केसेस हैं, जिसमें 24 जो है वो मुल्जिमान जो है वो इसमें इन्वॉल्व हैं और 22 को जो है वो गिरफ्तार जो है वो कर लिया गया है। अगर हम जमान टाउन की बात करें तो 8 जो है वो केसेस मौजूद हैं, 19 को जो है वो उसमें इन्वॉल्व हैं और 19 को ही गिरफ्तार किया गया है। अवामी कॉलोनी थाने की हम बात करें तो 5 केसेस जो है वो मौजूद हैं और 19 जो है वो मुल्जिमान जो है वो इसमें इन्वॉल्व है और 19 को 12 को गिरफ्तार कर लिया गया। फैसल में 5 केसेस हैं, 17 जो है वो इसमें मुल्जिमान जो है वो इन्वॉल्व हैं, 15 को जो है वो गिरफ्तार जो है वो कर लिया गया है। KIA की बात कर लें तो उसके अंदर 4 केसेस हैं, 14 जो है वो मुल्जिमान इन्वॉल्व हैं और 12 को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। जी अच्छा अनुषा, हमें किरायानामा वसूल करने का तरीकाकार बताइएगा। अच्छा अनुषा, अगर आप हमें सुन पा रही है तो किरायानामा रजिस्टर करने का तरीकाकार क्या है, ये बताइएगा। बिल्कुल, देखिए जो भी शख्स किराए के ऊपर जो है वो अपना घर लेता है तो जो मालिक मकान होता है वो बाकायदा तौर पर डॉक्यूमेंट को जो है वो मुतालिका थाने के अंदर जाकर जो है वो रजिस्टर्ड करवाता है, जिसके बाद पुलिस जो है वो उसको मुकम्मल रजिस्टर्ड करती है। उसके बाद ही किराएदार उसके अंदर रहना शुरू होता है। उससे पुलिस की नॉलेज में ये होता है कि ये इस थाने की जुरिस्डिक्शन में ये मकान जो है वो किराए पर जो है वो दिया गया है और इनको दिया गया है ताकि जिसको किराए पर दिया जा रहा है उनका ये क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है या नहीं मौजूद, वो जो है वो चेक किया जाता है। इस हवाले से पुलिस जो है वो तमाम तर जो डाटा होता है, बायोडाटा जो होता है, वो उन लोगों का जो अपने पास इकट्ठा करती है जो कि किराए पर ये घर जो है वो ले रहा होता है, जिसके बाद जो है वो चेक किया जा सकता है कि आया ये क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं या नहीं है। या क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जो मुल्जिमान होते हैं वो किराए पर जो है वो घर जो है वो ले रहे होते हैं और उसी के अंदर जो है वो ये मुल्जिमान जो है वो डकैती की वारदातें भी जो है वो डालते हैं। इस हवाले से जो पुलिस ने जो है वो ये वारदातें रोकने के लिए जो है वो ये इक़दाम जो है वो शुरू किया है ताकि जो है वो ये मुल्जिमान जो डकैत हैं इनको जो है वो बआसानी तौर पर जो है वो देखा जा सके कि आया ये आम शहरी है या फिर ये डकैत हैं जो कि इस तरीके से किराए पर घर ले रहे हैं। क्योंकि डकैत अक्सर जो है वो डकैती करने के बाद जो है वो जो किराए पर घर लिया होता है वहाँ पर जाकर जो है वो अपनी रिहाइश पजीर होते हैं। कई ऐसे मकान मौजूद हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है और क्योंकि पूरे ही इस तरीके से हर जगह ये जो है वो मौजूद है कि पहले जो भी किराए पर घर जाएगा वो रजिस्टर्ड होगा, उसके बाद जो है वो बाकायदा तौर पर उसको रिहाई दी जाएगी। लेकिन कोरंगी में कई ऐसे मकाम पर घर मौजूद है किराए पर जो कि रजिस्टर्ड नहीं है और जो लोग हैं वहाँ पर जो बगैर रजिस्टर्ड जो है वो किराए पर रह रहे हैं। तो यही कहा गया है कि जिन्होंने किराए पर घर थानों में रजिस्टर्ड नहीं करवाए वो फौरी तौर पर करवाएं ताकि जो है वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सके। क्योंकि जो है वो अगर ये मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो बाकायदा उनको जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा और कई ऐसे मुकदमा जो है वो हो चुके हैं और कईयों को जो है वो गिरफ्तार भी जो है वो किया जा चुका है। जी अच्छा अनुषा, बताइएगा के लिए शहरियों के लिए ये कितना आसान है और कितना फ़ायदेमंद है?
बिल्कुल देखिए, ये एक रूल है जो कि पूरे कराची के अंदर मौजूद है कि कोई भी किराए पर घर लेगा तो उसको लाके रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो बगैर रजिस्टर्ड करवाए जो है वो इस तरीके से अपने किराए के घरों में जो है वो रह रहे हैं, जिसके बायस जो है वो पुलिस के नॉलेज में ही नहीं है कि कौन सा घर किस किराए पर जो है वो उठा हुआ है, कौन वहाँ पर रह रहा है, उसका डाटा मौजूद नहीं है। और जो भी किराए पर घर लेता है बाकायदा उसका जो किराएदार होता है, किराएदार जो होता है उसका CNIC वगैरह डाटा वगैरह तमाम तर चीजें जो है वो थाने में जमा होती है रिकॉर्ड के तहत, ताकि पुलिस जो है वो चेक कर सके आया ये फैमिली वाले लोग हैं या फिर कोई डकैत है जिनका CRO मौजूद है। इस तरीके से जो भी किराए पर घर हैं, कई करंगी डिस्ट्रिक्ट एक थोड़ा ओल्ड एरिया है जहाँ पर जो है वो कई अफराद ऐसे हैं जो कि किराए पर घर तो ले रहे हैं लेकिन रजिस्टर्ड नहीं करवा रहे हैं। और इसी तरीके से ऐसी क्रिमिनल लोग भी हैं जो कि इस तरह का छोटे किराए के मकान लेने के बाद वहाँ पर रिहाइश पजीर हो जाए, पुलिस के नॉलेज में नहीं होता है। डकैतों के ठिकाने का पता लगाने के लिए करंगी पुलिस ने इकदाम शुरू किया ताकि क्राइम में वाज़े तौर पर जो है वो कमी आ सके, और इससे क्राइम में वाज़े तौर पर कमी भी जो है वो आएगी। ये इकदाम जो है पुलिस की जानिब से बहुत अच्छा उठाया गया है, क्योंकि कई डकैत स्ट्रीट क्रिमिनल्स ऐसे हैं जो किराए पर घर लिए हुए हैं और उन्होंने रजिस्टर्ड नहीं करवाया हुआ, और पुलिस जो है उसके खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया है, क्रैकडाउन शुरू किया है। इस तरीके से जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं उनको भी जो है वो पुलिस गिरफ्तार कर रही है, और पता भी लग रहा है कि कौन जो है वो यहाँ पर किराए के ऊपर रह रहा है और कौन फैमिली वाला है। फिलहाल जो पुलिस ने ये कहा है कि तमाम तो रजिस्टर्ड करवाएं, क्योंकि रजिस्टर्ड के बाद ही जो है वो पुलिस तहकीकात जो है वो कर सकती है कि आया ये, क्योंकि डाटा जो जमा होता है पुलिस के बाद उसके बाद पुलिस उस पर तहकीकात करती है, चेक करती है, वेरीफाई करती है, और वेरीफाई मुकम्मल होने के बाद वो घर किराए के घर जी, बहुत शुक्रिया अनुषा जाफरी आपका। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, कराची 260 मिलियन गैलन पानी से महरूम। धाबची पंपिंग स्टेशन पर के इलेक्ट्रिक की जानिब से अचानक बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। धाबची पंपिंग स्टेशन के तमाम पंप बंद हो चुके हैं। बिजली के अचानक ब्रेकडाउन के बाद शहर को आर्जी तौर पर पानी की फ्राहमी मुअत्तल। जी हाँ, अपडेट कर रहे हैं आपको, अहम खबर है, कराची 260 मिलियन गैलन पानी से महरूम हो चुके हैं। एहसन अब्बासी हमारे साथ मौजूद है, तफसीलात से हमें आगाह कीजिएगा एहसन। देखिए, बिल्कुल अचानक ये एक बड़ा ब्रेकडाउन ऐसा देखने में आया है। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन ने बताया कि दाबीजी पंपिंग स्टेशन में अचानक बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है, जिसके बाद वो मुकम्मल तौर पे दाबीजी पंपिंग स्टेशन के ऑपरेशन जो है वो मुअत्तल हो गए हैं। तमाम सप्लाई जो है वो अचानक बंद हुई है, जिसके बाइस जो है कराची को कम अज कम जो है वो 560 मिलियन गैलन पानी जो है उसकी किल्लत का सामना हो सकता है। कराची को दो बड़ी सोर्सों से पानी फराहम किया जाता है, जिसमें एक हब नाले और दूसरा धाबीजी पंपिंग से पानी जो है केंजल लेक से पहुंचाया जाता है, जिसमें से एक बड़ी सोर्स जो है दाबीजी पंपिंग स्टेशन की वो मुकम्मल तौर पे मुअत्तल हो चुकी है। तब बताया जा रहा है कि तमाम लाइनें जो सप्लाई करती हैं, 5 लाइनों से बल्क की लाइनों से जो सप्लाई किया जाता है कराची को पानी, वो मुकम्मल तौर पे रोक दिया गया है। तमाम पंपिंग स्टेशन में चलने वाली मोटर और मुकम्मल ऑपरेशन का निज़ाम जो है वो मुअत्तल हो गया है। सूरत हाल जो है वो इस वक्त वाज़ेह नहीं बताई गई है कि कितना वक्त जो है वो दरकार होगा वापस पानी की सप्लाई की बहाली के लिए। मौजूदा सिचुएशन में तमाम पंपिंग स्टेशन तर्जुमान की जानिब से बताया गया है कि बंद हो गए। अवाम जो है वो पानी का एहतियात से इस्तेमाल करे। तब दाबीजी पंपिंग स्टेशन से आने वाला जो पानी है वो कराची शहर में डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, मलीर, गुलशन, नॉर्थ नाजमाबाद आधे से ज्यादा कराची जो है लांडी, कोरंगी, किमाड़ी, ये तमाम PCHS डिफेंस के इलाके जो है ये मुतासिर होंगे। इन तमाम इलाकों में पानी की सप्लाई जो है वो मुअत्तल रहेगी उस वक्त तक जब तक के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली बहाल नहीं की जाती। जी बहुत शुक्रिया एहसन अब्बासी आपका। पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की, आगे बढ़ने की कोशिश भी ना की गई। वफाकी वजीर बहरी उमूर कैसर शेख का एतराफ़। 90 की दहाई की मईशत को मजबूत करार दिया, दावा किया भारतीय वज़रा हमसे पूछते थे कि मईशत इतनी मजबूत कैसे है। 5 माह से वज़ीर हूँ, महसूस किया सिर्फ मुलाकातें होती हैं, हमें मसाइल का बखूबी इल्म है, अमली इक़दामात नहीं उठाए जाते। मज़ीद क्या कहा, आइए इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। Although Indian population is 6 times and Pakistan are progressing more, what happened? This is one very important aspect which we should all think about it. That when Pakistan came into existence, if there was an independence, you see at that time all developed areas were with India, not with Pakistan. All those industrialized areas where the industry was there, and all those education centers were all in Indian side of
partition. Why in first 43 years, Pakistan progressed more than India. Although industry was there, we were established and we didn't have the resources, but first 43 years, Pakistan progressed well, and Pakistan was ahead of India. Having their population 6 times, we had more per capita income. Our position was overall very well, and world countries like China, like Korea, they appreciated Pakistan progress. Even the neighboring countries, we used to travel to Thailand and to China and all those countries, and I started visiting on business first time in 1972 to China and 73 to Korea, and really Pakistan was progressing well. But what happened now? You see, we are having a lot of discussion. All those, we could not do anything, no? Whatever we say, such government did well or that government did not do well, but all these facilities and the location and the benefits and hardworking people and efficiency, so we should sit together. You are very right. Talking and discussion and meetings, as Mr. Anjum Nisar mentioned. Since last 5.5 months we are in the government, I am a federal minister, I witnessed that, of course, there's many meetings we are going to hold, but still, you see, implementations of those meetings, and I feel that the bureaucratic aptitude in Pakistan, we should definitely improve that. We should make implementations. Everyone, people in Pakistan are very intelligent and they know about it, and we have now identified the problems. We know what are the problems. We know what should we do, but actually that is not being implemented. I very clearly notice about it. नाजरीन 50 रोज़ गुजर गए। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से टाउन हुकूमतों को मुंतकिल किए गए। 1740 मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा ना की जा सकी। म्यूनसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियन अलायंस ने इंतज़ामिया को आज शाम तक की मोहलत दे दी है। इस हवाले से अपडेट करेंगे रिजवान अहमद। रिजवान, बताइएगा क्या मोहलत दी गई है? जी बिल्कुल, 8 साल खिदमात हासिल करने के बाद 1740 डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट साउथ के मुलाजमीन को जो है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने आज से 50 रोज़ कबल जो है 6 टाउन हुकूमतों में वापस भेज दिया था और उनकी मज़ीद खिदमात लेने से माजरत कर ली थी, लेकिन उनकी तनख्वाहों का फ़ंड जो है वो टाउन हुकूमतों को मुंतकिल नहीं किया जा सका, जिस सिलसिले में बदस्तूर एहतजाज भी सामने आया म्यूनसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियन अलायंस की जानिब से। जुल्फ़िकार शाह जो कि उसके रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। शाह साहब, फरमाइएगा, तनख्वाहों की अदायगी लेटर लिख दिया गया था, क्यों नहीं हो पा रही है, फ़ंड क्यों नहीं मिला, और अब आप क्या करेंगे? देखिए, तंग आमद व जंग आमद, अब जब आप किसी को तनख्वाहों के लिए ही लोग काम करते हैं, मुलाजमीन हो, चाहे इदारे के हों या पब्लिक सर्विस के किसी भी महकमे के हों, उन्हें अगर तनख्वाह अदा नहीं की जाएगी तो अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। और रहे ये कि 50 दिन एक बहुत बड़ा टाइम होता है कि 60 दिन के बाद दूसरी तनख्वाह भी ड्यू हो जाती है। इस वक्त जो हमने एहतजाज किया था, असम्बली के सामने भी गए थे, इससे पहले सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के MD साहब के दफ्तर का भी घेराव किया था, तो उसका मकसद यही था कि ये हमारी तनख्वाहें जो हैं, इनकी OZT जो है वो जारी की जाए। रकम इतनी बड़ी नहीं है, 1740 लोगों को जो है 50% समझे ये दिया जाएगा, तो इसका मकसद ये है कि जो हमारा 50% अलाउंस है वो तकरीबन जो है 4 करोड़ और समथिंग बनता है। और अगर ये हमारी अदायगी नहीं हुई तो बुध से जो है सबसे पहले हम सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जाएंगे, वहाँ उनके वहाँ धरना भी देंगे, घेराव करेंगे, और अगर OZT भी हमारी उस दिन तक जारी ना हुई तो महकमा फाइनेंस के दफ्तर का भी घेराव किया जाएगा। दो जगह पर जो है वो एहतजाज की धमकी दी जा रही है और कहा यह जा रहा है कि 4 करोड़ रुपए जो है वो ड्यूज़ हैं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड पे इन मुलाजमीन के, और इसके साथ साथ 10 करोड़ रुपए के लगभग जो है वो OZT मुंतकिल होनी है टाउन हुकूमतों को, ताकि इन 1740 मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी यकीनी बनाई जा सके। आज शाम तक का जो है वक्त दिया गया है और उसके बाद बुध से कहा जा रहा है कि एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। जी
और दूसरी जानिब मैट्रिक बोर्ड में उल्टी गंगा बहने लगी है। ज़राअत के मुताबिक सीनियर अफसरान की मौजूदगी में जूनियर अफसर नाजिम इम्तहानात के उमूर देखने लगे। ग्रेड 18 के 3 सीनियर अफसरान की मौजूदगी के बावजूद ग्रेड 17 के अफसर को चार्ज दिया गया। खालिद एहसान की मुअत्तली के बाद ग्रेड 17 के शेख तारिक करीम को नाजिम इम्तहानात चार्ज दिया गया था। नाजिम इम्तहानात न होने की वजह से मैट्रिक के नताइज में भी ताख़ीर। नताइज का ऐलान अगस्त के पहले हफ्ते में होना था। मज़ीद तफसीलात क्या है जानते हैं ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर, बताइएगा, सीनियर्स के होने के बावजूद भी जूनियर मामला देख रहे हैं, क्या वजह है? हाँ जी बिल्कुल, देखें, मैट्रिक बोर्ड हो और इस तरह के मामला ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। नाज़िम इम्तहानात न होने की वजह से मैट्रिक बोर्ड के नताइज में ताख़ीर का शिकार है। इसके अलावा सीनियर अफसरान की मौजूदगी में जूनियर अफसरान जो है नाज़िम इम्तहानात के अमूर जो है वो देखने लगे हैं। साबिक नाज़िम इम्तहानात खालिद एहसान की मौसली के बाद जूनियर अफसर शेख तारिक करीम को चार्ज दिया गया था। शेख तारिक करीम असिस्टेंट नाज़िम इम्तहानात ग्रेड 17 पर हैं, जबकि जो स्पोर्ट्स के जो डायरेक्टर हैं हूर मजहर रिसर्च डायरेक्टर 18 ग्रेड में है। हूर मजहर इससे पहले भी अहम ओहदों पर रह चुकी हैं। सैयद हुमैर हुसैन ग्रेड 18 के डिप्टी सेक्रेटरी के ओहदे पर तैनात है, जबकि सैयद शाइक अली भी 18 ग्रेड के अफसर हैं। 3 सीनियर 18 ग्रेड के अफसरान की मौजूदगी में 17 ग्रेड के अफसर को चार्ज दिया गया है, जबकि तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट में वजारत बोर्ड एंड जामियात ने खालिद एहसान को ओहदे से हटाकर मुअत्तल कर दिया था। कमेटी की सिफारिश पर साबिक नाज़िम इम्तहानात इमरान भट्ट को भी मुअत्तल किया गया था, जिसकी वजह से ये तमाम तर क्योंकि सीनियरिटी को बिल्कुल जो है उसका कत्लेआम किया जा रहा है और जूनियर अफसरान को जो है बड़े ओहदों पर विराजमान कर दिया गया है। तो जो मैट्रिक के नताइज जो कि अगस्त के पहले हफ्ते में जारी होने थे वो ताख़ीर का शिकार हो गए हैं। जी, ताख़ीर का शिकार हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका ज़ुबैर राशिद। और अब बात करेंगे वफाकी HEC वाइस चांसलर्स की तनख्वाहें बढ़ाने के लिए सरगर्म। समरी वजारत ख़जाना को इरसाल हतमी मंजूरी सदर मुमलकत देंगे। वाइस चांसलर्स की तनख्वाह 10 से 15 लाख रुपए तक हो जाएगी। मुल्क भर के वाइस चांसलर्स की सालाना बुनियादों पर यकसा सैलरी पैकेज की मंजूरी के लिए समरी की हतमी मंजूरी सदर पाकिस्तान देंगे। समरी के मुताबिक वाइस चांसलरशिप की मुद्दत के आखिरी साल इनकी तनख्वाह 15 लाख तक से ज़ायद भी हो जाएगी, जबकि पहले साल ये तनख्वाह 10 लाख 26 हज़ार होगी। दूसरे साल ये तनख्वाह 11 लाख 29 हज़ार और तीसरे साल में 12 लाख 42 हज़ार, चौथे साल में 13 लाख 66 हज़ार हो जाएगी। नाज़रीन, सिंध असम्बली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास जारी है। चेयरमैन PAC निसार अहमद खोड़ो की ज़ेर सदारत महकमा तालीम पर बहस जारी है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। देखिए, सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास PAC के चेयरमैन निसार अहमद खोड़ो की ज़ेर सदारत जारी है। इस इजलास में कासिम सिराज सुमरो, सादिया जावेद के अलावा डायरेक्टर जनरल ऑडिट मौजूद हैं, महकमा तालीम के सेक्रेटरी और सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के चेयरमैन और दीगर आला अफसरान भी शरीक हैं। इजलास में बताया गया DG ऑडिट की जानिब से ये शिकायत की गई है कि महकमा स्कूल एजुकेशन ने रिकॉर्ड पेश नहीं किया है। ये 2016-17 से लेके अब तक के हिसाबात पे जो है बहस हो रही है, जिसमें कोई जो बताया गया है 7 अरब से ज़ायद के मंसूबे हैं। सिंध बेसिक एजुकेशन का मंसूबा है जिसके 18 अफसरान को रिकॉर्ड पेश करना था, लेकिन इजलास को बताया गया है कि सिर्फ 2 अफसरान ने अपना रिकॉर्ड पेश किया है। बकिया 16 अफसरान ने अब तक यानी 2016-17 से लेके अब तक अपना रिकॉर्ड भी पेश नहीं किया। ये कोई 8 अरब रुपए का लगभग इसमें मामला है। 8 अरब रुपए के हिसाबात हैं जो क्लियर करने हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं हो रहे। इसमें आज के इजलास में महकमा एजुकेशन का ख़ास तौर पे स्कूल एजुकेशन और महकमा एजुकेशन वर्क्स जो सिंध भर में एजुकेशन वर्क्स के मंसूबे हैं उनकी ऑडिट के बारे में हिसाबात होंगे। तो बहरहाल अभी इजलास शुरू हुआ है और इस इजलास में इन 7 सालों के दौरान जो कुछ भी हुआ है महकमा तालीम के स्कूल एजुकेशन में, यहाँ कॉलेज एजुकेशन की भी बात हुई, लेकिन बताया गया कि महकमा अब 2 हिस्सों में बन चुका है। कॉलेज एजुकेशन अलग है और स्कूल एजुकेशन अलग है। तो आज सिर्फ स्कूल एजुकेशन के हिसाबात पर बात होगी।
तो इजलास अभी तक जारी है। अब देखना यह है कि जब इजलास ख़त्म होगा कि किन पैराज पे क्या फैसले होते हैं और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या एक्शन लेती है। जी, और अब बात करेंगे रवा साल का पहला सुपर ब्लू मून आज देखा जाएगा। आज रात 11:26 पर पाकिस्तान में सुपर ब्लू मून देखा जा सकेगा। सुपर ब्लू मून क्या होता है जानते हैं अपनी नुमाइंदा आयमा खान से, जो इस वक्त माहिर फल्कियात जावेद इकबाल के साथ मौजूद हैं। जी आयमा। जी बिल्कुल, देखिए रवां साल का पहला सुपर ब्लू मून जो है वो आज होने जा रहा है और इसका वक्त जो है वो कराची, पाकिस्तान के दीगर शहरों समेत कराची वाले भी इसका मुशाहिदा जो है वो रात 11:26 पर जो है वो कर सकेंगे। जब चांद और ज़मीन का फासला जो है वो बहुत कम होता है तो इसे सुपर मून कहा जाता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो माहिर फल्कियात जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। तो चांद का जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, इसकी वजह से इसका ज़मीन और चांद का फासला कभी कम और कभी ज़्यादा। तो आमतौर पे ऑन एवरेज जो है ज़मीन और चांद का जो फासला है 2,38,000 मील के बराबर होता है। लेकिन जब चांद और ज़मीन का फासला कम हो तो चांद हमें साइज़ में बड़ा नज़र आता है, उसे हम सुपर मून कहते हैं। आज ज़मीन और चांद का जो फासला जो है तकरीबन 2,26,000 मील के बराबर होगा। तो ये तकरीबन आप कह सकते हैं 12,000 औसतन 12,000 मील कम फासला है। तो चूंकि फासला बहुत कम होगा तो ये साइज़ में निस्बतन हमें 14 टाइम्स जो है छोटा नज़र आएगा, बड़ा नज़र आएगा। और जबकि फासला कम होने की वजह से ये 30 टाइम्स जो है ज़्यादा रोशन है, इसकी ब्राइटनेस 30 टाइम्स ज़्यादा होगी। तो इस मुनासबत से चूंकि ये फासला कम है तो इसलिए इसको हम सुपर मून कहते हैं। तो ये लेकिन इसके अलावा इसको हम ब्लू मून इसलिए कहते हैं कि जब एक सीज़न में 4 चांद जो फुल मून हो, 4 मतलब फुल मून हो, तो उसे हम ब्लू मून कहते हैं। हमारे साथ जो है वो माहिर फल्कियात जावेद इकबाल साहब मौजूद थे। इनका ये बताना है कि जब चांद और ज़मीन का फासला जो है वो बहुत कम होता है तो इसे जो है वो सुपर मून कहा जाता है, और जब एक सीज़न में जो है वो 4 फुल मून हो जाएं तो उसे जो है वो ब्लू मून कहा जाता है। ताहम ये तमाम तर जो फिनोमिना है वो इस चीज़ पर पूरा उतरते हैं, लिहाजा जो आज जो चांद नज़र आएगा वो 14 गुना जो है वो ज़्यादा साइज़ में बड़ा होगा, जबकि साथ ही साथ जो है वो 30% ज़्यादा रोशन भी होगा। जी।